अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का तो शुक्र। ज़ैन भाई, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी कि आज आपने हमें दोबारा टाइम दिया है और आज मैं आपसे बहुत से टफ़ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। और बाकी अल्लाह खैर करे, आपके टफ़ क्वेश्चंस कोई मसला नहीं है जी, आजकल टफ़ हालात चल रहे हैं, बिल्कुल। तो क्वेश्चंस भी टफ़ होने चाहिए। तो ज़ैन भाई, जैसा कि आप देखते हैं, प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा, रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट भी इसी फ़ील्ड में है और फ्रॉड भी जो इसी फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आज जो है वो इसी टॉपिक के हवाले से जितनी भी डिस्कशन होगी कि फ्रॉड से कैसे जो कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो कैसे मुहतात रहे और क्या-क्या फ्रॉड उसके साथ हो सकता है। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर एक तो टिपिकली जिसको हम फ्रॉड समझते हैं अवामुन्नास में, एक तो टिपिकली वो फ्रॉड्स हैं जो रियल एस्टेट की बाइंग सेलिंग में अमूमन हो रहे होते हैं या होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गलत तौर तौर तरीके हैं, कुछ गलत अतवार हैं जो कि जिसकी वजह से गलत रवैये हैं जिनके ऊपर कारोबार हो रहा होता है ना, ठीक है। तो वो भी उसको आप ये कह लें कि वो कोई अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है, अच्छे तौर तरीके नहीं है कारोबार करने के, वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल है। बाकी ये है कि मैं एक ओवर आर्चिंग अभी स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, जिसको हम अनफोल्ड करते रहेंगे, बिल्कुल पर्टेनिंग टू द टॉपिक। वो ये है कि दुनिया और आखिरत की जो भलाई है ना, जी। जो कारोबार के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, अभी स्पेसिफिकली हम कारोबार की बात कर रहे हैं और कारोबार के अंदर भी हम स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई शुबा नहीं है कि दुनिया और आखिरत की भलाई शरअ के मुताबिक काम करने में है। बिल्कुल। ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप, एक तो हमारे यहाँ गलत फहमी एक तो ये है कि शायद उसके मुताबिक अगर हम काम करेंगे, हमारे जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं वो अगर शरिया कंप्लाइंट होंगे, तो शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम कोई पैसा कमा सकें। ठीक। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और उसमें फ़ायदा है हर एक का, और उसमें सिक्योरिटी है, और उसमें साफ़ सुथरे तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं। ये तो एक ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट होगी, जिसको अगर हम आगे चल के इसको देख लेंगे। अब कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक थिंग, कि भाई कौन सी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हैं या आप जिसको कहेंगे कि फ्रॉड्स हैं जो कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। जी। उसमें अगर आप शुरू करें फेक लिस्टिंग्स से, बल्कि फेक लिस्टिंग से भी पहले मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जो कि शायद अ, आपके सब्सक्राइबर्स कम होने, फॉलोअर्स कम होने, कस्टमर्स कम होने के अंदेशे के पेश नज़र बहुत सारे ऐसे रियल्टर्स हैं जो कि ये बात नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि ये बात नहीं करते। उस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जहाँ पे आज तक हमने सिर्फ ये देखा कि फ्रॉड रियल एस्टेट एजेंट करता है जी। या रियल्टर्स किसी कस्टमर के साथ या इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड कर देते हैं, आप ज़रा इसको, एक बात को बहुत एम्फसाइज के साथ बयान करने की ज़रूरत है कि जब कोई इन्वेस्टर या एंड कंज्यूमर करोड़ों रुपए की चीज़ ले रहा होता है, जी। तो इन रिटर्न उसको उसका जो सर्विस चार्जेस हैं या कमीशन है, वो देते वक्त उसकी वो इस तरह के रेतोलाल का मुजाहरा करता है कि जैसे ये उसने मतलब उसने उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की रियल एस्टेट एजेंट ने। तो ये रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर जो एक छोटा ब्रोकर है या रियल एस्टेट एजेंट है, वो जब आपके लिए मेहनत करता है, तो वो शायद कंज्यूमर को पता नहीं है कि वो किस तरह की मेहनत कर रहा होता है। पूरी हाउसिंग सोसाइटी है या प्लॉट्स हैं जिसको हम मौका कहते हैं, वो उस सबसे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, उसके रेट से उसको अंदाज़ा होता है, कंपेटिटिव प्राइस में चीज़ निकालता है अगर वो नेक नीयती से काम कर रहा है। तो कस्टमर को या इन्वेस्टर को या आई मीन बायर को, खरीदार को जब कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसको ये बात पेश नज़र रखनी है कि मैं उसका हक अदा करूँ। अदा करो। और अगर वो अपनी डील के दौरान या पहले डील से उसे बता देगा कि जी मैंने आपकी मेहनत नहीं मैं रखूँगा, जी। आपके पैसे मैं नहीं रखूँगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि शायद चांसेस कम हो जाएँ फ्रॉड के। लेकिन मगर मगर मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट लेकिन जवाब नहीं दिस, बनता ना। हाँ, सिर्फ ये वजह जो है, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह होती है दैट लीड टूवर्ड्स
फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। तो हमें सबसे पहले जो हमारा ख़रीदार है ना, कि जिस तरीके से हमारा ख़रीदार ये नहीं चाहता कि उसके साथ फ्रॉड हो, बिल्कुल ठीक है, तो उसको ये भी नहीं चाहना चाहिए कि भाई मैं किसी का हक रखूँ। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपकी डील मैच्योर होती है, और आखिर में जो ख़रीदार है वो ये कहता है जी मैं आपको आधा आपके सर्विस चार्जेस दूंगा, बिल्कुल, जैसे उसने कुछ काम ही ऐसे किया। कुछ काम ही नहीं किया। ये वो चीज़ है जो कि दरवाजे खोल देती है एक मिसट्रस्ट के, एक दूसरे पे एतमाद की फ़िज़ा ही नहीं रहती। उसको ये पता होता है कि मेरे पैसे मुझे मिलने नहीं हैं या कम मिलने हैं, तो मैं अपने पैसे रख के इसको पहले ही बताऊँ। तो ये चीज़ जो है ना कि फिर वो दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल अब मैं कमिंग बैक टू योर लेकिन सब केसेस में तो ऐसा नहीं होता ना, कहीं वो कमीशन पूरी भी दे रहा होता है लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली मगर मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बात किसी ने की नहीं है, जी बिल्कुल जबकि ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है ये भी मार्केट की। ऐसे ही है। हर किसी आप रियल एस्टेट छोटे एजेंट को जो या बड़े एजेंट को भी अगर आप किसी से बात करें, उसको ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत दफ़ा फेस करने पड़े हैं। करोड़ों की यानी चीजें ले रहे होते हैं और लाख कमीशन देते हैं, वो कहते हैं तो- बस हमारे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। यानी कि मैं आपको इसमें इस तरह की एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ, इतने इतने बड़े लोग आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग की और उसके बाद या सेलिंग की और उसके बाद किसी एजेंट को उसका हक देते हैं, मगर उनको बहुत तकलीफ आने लग पड़ी। अच्छा, अब हम हैविंग सेड दैट, जी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट होती हैं अगर आप लिस्टिंग से, फेक लिस्टिंग। हम देखते हैं जितने बड़े बड़े पोर्टल्स हैं पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी कंज्यूमर है वो सबसे पहले जाता है इंटरनेट पे कि जी मुझे XYZ हाउसिंग सोसाइटी में इतने मरले का प्लॉट या मकान या अपार्टमेंट चाहिए। सही अब जब वो वहाँ से अपनी क्यूरी को नैरो डाउन करता है, वो देखता है, तो उसको एक उसके दिमाग में एक प्राइस की ब्रैकेट सेट हो जाती है। बिल्कुल। अब वो जब रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करता है तो वो उसको या तो बुला लेता है विजिट पे और बाद में बताता है कि ये चीज़ नहीं है, या फ़ोन पे उसे कह देता है कि जी ये चीज़ बिक गई भी है और अब जो मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है वो इससे 1.5 गुना कीमत पे है। साथ ब्याज के क्या? हाँ, उससे उसकी Location कीमत भी जो चाहिए। ज़्यादा है, लोकेशन वो कहेगा उससे बेहतर है या वैसी ही लोकेशन है। फेक लिस्टिंग से जो काम शुरू होता है और उसके बाद वो फिर चलता चला जाता है आगे टोकन की तरफ। टोकन में भी कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर जो कि सिर्फ उनका काम ही ये है कि उन्होंने लोगों से टोकन लेंगे और फिर उनको ज़लील ख्वार करना, यानी कि टोकन खाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये मसाइल हैं मार्केट। अच्छा, आपने ना एक तो आपने बता दिया टोकन का इशू है कि टोकन लेके खा लेते हैं। अब आपने जो इशू बताया ना कि टोकन ले खा लेते हैं, उसके बरक्स वो क्या करे कस्टमर या किस बुनियाद पे उसे टोकन देना चाहिए, ये भी साथ साथ बताई जाए। असल में हाँ ठीक है, असल में सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को टोकन मनी दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उस रियल एस्टेट एजेंट के बारे में जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो वाकई आपको कंसल्टेंसी दे सकता है, कोई चीज़ बाइंग करते वक्त वो आपको इस पोजीशन में है कि वो आपको बता सके और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप ये काम करें। अब आपने ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है, ज़ाहिर है उसकी मार्केट में कोई रेपो होती है, वो किस तरह का काम कर रहा है और वो आपको क्या ऑप्शंस दे रहा है, मार्केट से आपको वो ऑप्शंस किस किस तरीके से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स हैं। यानी मार्केट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्केट विजिट पूरे मार्केट विजिट करें। मगर इसके अंदर फिर एक बैलेंस सी अप्रोच चाहिए। कई बार मार्केट विजिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हुए आप अपनी डिमांड पूरी मार्केट में घुमा देते हैं, जिसकी वजह से आप के पीछे सेलर जो है वो एक ही होता है या दो होते हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। तो आप असल बात यह है कि आप रियल एस्टेट एजेंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, सारे प्रोसेस में ना आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है यू बेटर फाइंड द बेस्ट, ठीक है, जो कि काबिल एतमाद हो। उसका क्या तरीका है? देखिए वो तो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं या आपने काम किया हुआ या उस सोसाइटी के ट्रस्टेड डीलर्स। मुश्किल, वाकई बहुत मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं मेरे से। मतलब ये कोई मगर तो क्राइटेरिया ना, अच्छा, कि सिर्फ उसके हाउसिंग सोसाइटी के जो ट्रस्टेड डीलर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो बहरहाल अगर आप ये देखें कि लोगों ने इसके अंदर आप जिसे हम वो कहते हैं रेफरल्स, ठीक है, अगर किसी ने किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई चीज़ ली है
वो आपको रेफ़र करेगा, यार मैंने इस बंदे से ली थी और ये अपनी बात के अंदर बड़ा ठीक है, तो फिर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन करें, अपने जिस बंदे पे आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ ट्रांजैक्शन करें। एक तो टोकन मनी की बात हो गई। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि बहुत ये भी बड़ा हमें बड़ी अबंडेंस में ये वाले केस मिलते हैं जिसके अंदर फाइल्स का बताया जाता है। फाइल्स आप ख़रीदते हैं और आपको फाइल ख़रीदने के बाद आपको ये बताया जाता है कि अब दो सूरतें हैं, या तो आप इसको जल्दी सेल आउट कर देंगे फॉर बेटर प्राइस और आपको फ़ायदा होगा। उस सूरत में अगर आप बेचने जाते हैं 4, 5, 6, 8, 10 महीने के बाद, तो वो पता लगता है कि जी वो माइनस में जा रही है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपको वो कहता है जी इसका पोजेशन जल्दी आ जाएगा। ऐसी सूरत में भी हम देखते हैं कि पोजेशन बहुत लंबे लटक जाते हैं, तो ये भी एक फ्रॉड ही की नेचर है। और फिर बहुत से अब तो बड़ी मशरूम्स हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो नज़र आने लग पड़ी हैं, और उनके पास इतनी लैंड ही मौजूद नहीं थी। इसके अंदर बड़े नाम भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मौजूद हैं जिनके पास लैंड थोड़ी थी और उन्होंने फाइल्स की सेलिंग बहुत ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यानी कि फॉइल, मैं जो समझा ना आपकी बात से, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फाइल्स हैं वो टोटली एक फ्रॉड चीज़ है। फ्रॉड का वर्ड मैं उसको यही कहूँगा। देखें, एक तो जिस तरह मैंने शुरू में एक ओवरआर्चिंग, उसमें रेशियो ज़्यादा है फ्रॉड की। हाँ, ये आपकी ये दिस कुड बी अ वेरी बैलेंस स्टेटमेंट, मगर पॉइंट ये है कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप फाइलों से जितना परहेज़ हो सकता करें, फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने आपको पहले ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट दी, ये शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है। इसमें आप ज़ाहिर आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप तो उसमें से गाइडेंस लेंगे, नॉट अ मुफ्ती, मगर पॉइंट ये है कि वो चीज़ जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी कोई मौजूदगी नहीं है, जिसको आप अभी बता नहीं सकते किधर है, ना वो पोजेशन है उसका, ना पैलेटिंग है, कुछ ही नहीं है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि वो इट इज़ नॉट अलाउड टू हैव सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। शरिया कहता है कि वो ऑन ग्राउंड हो, हाँ जी, ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर, ये सारी चीज़ें, पोजेशन मिल सकता हो, तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसके अंदर जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अमाउंट अपनी रोटेट कर रहे हैं वो, और क्योंकि उसमें एक बड़ी तादाद होती है विक्टिम्स की, अब बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से है जी। ये एक तो ये वाली बात होगी फाइल्स की। उसके अलावा फिर हम एक तरह का और फ्रॉड देखते हैं कि टोकन के बाद आई थिंक उसके बाद उस प्रोसीजर में आगे आता है बयाना। अच्छा, बयाना तो आता है, मगर ना आप इसको बेशक बयाना के हेड में मिले। मिसाल के तौर पे हमने क्योंकि जिस बंदे ने मकान लेना है या प्लॉट लेना है, उसने शायद ज़िंदगी में अपनी 1 या 2 ट्रांजेक्शन करनी है। एक लोअर मिडिल क्लास का जो कोई भी कस्टमर है, उसमें आपने एक चीज़ देखी है कि उसमें हमने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है। चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होता, प्रोसेस तो उस तरह से पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बयाना किसी डीलर के साथ कर लेते हैं। बयाना करने से पहले आपका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उसके डॉक्यूमेंट्स तो देखना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि जिस शख्स से आप बयाना कर रहे हैं, क्या वही शख्स इसका बयाना करने का मजाज है, क्या वो प्रॉपर्टी का ओनर है। अमूमन हमने ये देखा है कि किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि वो उसके नाम पे नहीं है, वो किसी और बंदे के नाम पे। अब उसके साथ उसकी क्या डीलिंग है वो एक अलग स्टोरी है। वो शायद उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया अभी, इसलिए कि उसके अंदर वो फिर टैक्सेस और ट्रांसफ़र फीस और वो सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये प्लॉट हमारे पास है, और बग़ैर कोई डॉक्यूमेंट दिखाए अवाम उसके साथ बयाना कर ले। अवाम में से कोई फोटोकॉपी बेसिकली व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स पे, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है। देखें, अगर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो डॉक्यूमेंट्स पे तो नाम आ रहा होगा ना किसी कस्टमर का, किसी ओरिजिनल किसी इंसान का नाम आ रहा होगा, किसी ज़ीरो का नाम आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी के नाम पे बोल रही है। तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट देखेंगे ही नहीं, एक आपको शख्स सिर्फ आपको एक सिंपल सा लेटर हेड दिखा रहा है, या वो भी नहीं दिखा रहा, और आपको ये कह रहा है कि जी आप मुझे 10 लाख 8 लाख बयाना ट्रांसफ़र करते हैं या मुझे दे दें, तो फिर बाकी की पेमेंट का आप टाइम ले लें, तो इस सूरत में ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जबकि वो बयाना करने का मजाज ही नहीं है। अब अगर मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर ये केस पेश किया जाए, तो पहले तो उसी बंदे पे बात बनती है कि भाई
जब एक बंदा बयाना करने का मजाज ही नहीं था किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किस बेस पे बयाना है? आपने क्यों उससे बयाना कर दिया वो बगैर डॉक्यूमेंट्स को देखे? तो पॉइंट ये है अगेन कि आप किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ राब्ते में रहें या उससे आप अपनी ये सर्विसेज लें, क्योंकि आप रियल एस्टेट एजेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। दे आर वेरी मच इन द गेम, ठीक है। दे हैव बिकम द बैकबोन ऑफ द सिस्टम, द बाइंग एंड सेलिंग, द प्रोसेस जो कि इस वक्त चल रहा है रियल एस्टेट का। तो आप उनको एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, देन फाइंड द बेस्ट। तो अब इस बयाना की सारी डिस्कशन के बाद हमें और भी इस तरह के हम देखते हैं कि एक आपको फ्रॉड इसमें ये नज़र आता है कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को फुल पेमेंट, एक बायर है वो ये कहता है कि जी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर अब वो उस प्रॉपर्टी का पेमेंट प्लान उनके साथ तय हो गया सेलर के साथ, और सेलर को कहता है जी कि मैं आपको 50% तक अमाउंट दे दूंगा, 50% के बाद आप मुझे पोजेशन दे देंगे, ठीक है। मैं पोजेशन में रह के बाकी के पैसे देता रहूँगा। अच्छा, अब जब आप पोजेशन में होते हैं तो फिर वो क्या कर देते हैं, एक लंबा वो अदालती कार्रवाई और बिला वजह के केस और इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्टी में बैठ जाते हैं आके, ठीक है। तो ये सारी कबाहतें मौजूद हैं अपनी जगह पे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कब्ज़ा तब छोड़ें किसी प्रॉपर्टी का जब आप 100% उसकी फुल पेमेंट हो कर लें, ठीक है। उसके अलावा फिर आजकल अब जैसे आपको पता है कि लाहौर में, अगर हम बात करें लाहौर की ख़ास तौर पे, तो लाहौर में कच्ची आबादियों का हर जगह पे सिटी के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मेन लोकेशंस के ऊपर कच्ची आबादियाँ अच्छी बात है, जो टाउन में भी देख लें, ठीक है, वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा काफ़ी जगह पे अंदरून में मौजूद है। अब कच्ची आबादियों को 1992 में 1992 में आई थिंक 1992 में ही उनको उनके मालिकाना हकूक़ मिल गए थे, ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरिया था कि वो उनके पास लैंड, उसकी कोई लिमिट थी कि इतने से लेकर इतने मरले तक होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए या वहाँ पे इतने लोग बैठे होने चाहिए। अब अगर किसी एरिए की कच्ची आबादी जो है उसको मालिकाना हकूक़ उस बुनियाद पे नहीं मिले कि ऑक्यूपेंट्स वहाँ पे थोड़े थे या उनके पास मरले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और अगर वो उसकी बाइंग सेलिंग करने लग पड़े रजिस्ट्री इंतकाल की लैंड बता के, तो ये भी फ्रॉड है। तो आप डॉक्यूमेंट्स देख के और उसके पीछे तक वेरीफाई करके ही किसी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं कि आया ये प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं। क्योंकि लाहौर में इस वक्त DHA, LDA, TMA, रूडा, ये सारी की सारी बेसिकली आप समझ लें कि लैंड अथॉरिटीज़ हैं जिनको किसी भी प्रॉपर्टी को उसको बैक ट्रैक करना ज़रूरी है कि वो किसकी जुरिस्प्रूडेंस में आ रहा है और उनके रिकॉर्ड में वो क्या कह रहा है। तो ये जो एक नॉर्मल इंसान है, कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, मैंने वही बताया कि वो देखें, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा आप सीख सकते हैं, मगर हर एक के लिए ना एक हर इंसान, हमारा तो काम ही ये है ना, हर एक के पास ना इतना टाइम है और ऐसा नहीं मुमकिन कि कोई बंदा अपने काम धंधा अपनी डेली की रूटीन छोड़ के सब इसी काम में लग जाए। हमारे पास अपना लीगल फॉर्म मौजूद है, हमारे पास लॉयर्स की टीम है, हमारे पास जब भी कोई प्रॉपर्टी आती है हम टाइम लेते हैं ड्यू डिलिजेंस में, प्रॉपर टाइम लेते हैं उसको इंस्पेक्ट करने में। टाइम लेने के बाद जब वो प्रॉपर्टी हमारा लीगल डिपार्टमेंट उसको पास करता है कि भाई अब दिस इज द क्लीन प्रॉपर्टी और आप उस पर प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन रह गई है, ठीक है, तो फिर हम वो किसी क्लाइंट को उसको प्रोसीड करते हैं उसके साथ। अगेन यानी कि ये जो आप डीलर्स हैं यही सारी वेरिफिकेशन करेंगे आपके लिए? नहीं, डीलर्स नहीं करेंगे, हमारा अपना जो मैंने आपको बताया हमारा लीगल डिपार्टमेंट है। अच्छा, हमारा वो सारा लीगल डिपार्टमेंट को काम कर रहा है। मगर मज़े की बात यह है कि इस तरह के लीगल डिपार्टमेंट्स के साथ इस तरह के लीगल डिपार्टमेंट्स बहुत ही कम लोगों के पास है मार्केट।
वो अमूमन ये सारी चीज़ों को देखते नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को देखे बगैर वो ये काम कर रहे हो। अच्छा जैन भाई, तो हमने बयाने की बात कर ली, टोकन की बात कर ली, फाइल्स की बात कर ली। अब आ जाता है पोजेशन। जो सोसाइटीज़ आपसे वादा करती हैं हम 5 साल में पोजेशन दे देते हैं, इवन के जो अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग है वो कहते हैं आप पेमेंट प्लान ही 5 साल का होता है, 5 साल में पेमेंट पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन वो भी बिल्डिंग या तो हाफ बनी होती है, इवन के ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। इसके बारे में क्या बताऊँ, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हाँ। आप खुद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने अपार्टमेंट्स की किसी प्रोजेक्ट में जी। अगर आपने जाना चाह रहे हो, तो आप कोशिश करो कि कम से कम वो बिल्डिंग जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग तक तो बनी हुई हो रहा, अब बिल्कुल ही बुनियादों पे है, या उसका रेटिंग उन्होंने वो निकाला है जो कि बिल्कुल जिसको आप कह रहे हैं अनबिलीवेबली वो सस्ती है, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है वो अब 8-9 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट में क्या कोई स्विमिंग पूल भी देगा, तो ये भी देगा, तो वो भी देगा, किस तरह हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो आवाम को सोचना चाहिए। इसलिए बात ये है कि जहाँ पे लंबे चौड़े प्रोमिसेस हों, लंबे चौड़े इस तरह की चीज़ हो, उसमें आप डील ना करें, आप ऑन ग्राउंड में डील करें, ठीक है। और अगर अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो बिल्डिंग कम अज़ कम ग्रे स्ट्रक्चर उसका मुकम्मल हो, ठीक है, तो फिर आप उसमें कोई बाइंग करें। ये मतलब दिस इज़ व्हाट वी डू, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाली सारी बाइंग सेलिंग ये इंस्पायर्ड बाय एंड गाइडेड बाय शरिया ही है, ठीक है। वरना और हमने देखा है कि हमारे काम में इसमें सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक कि है। ना हमें किसी को के साथ कोई फॉल्स प्रोमिसेस करने पड़ते हैं, ना हमें कोई ओवर एग्जैजरेट करना पड़ता है। हम चीज़ ही वो ऑन बोर्ड करते हैं, प्रोजेक्ट ही वो ऑन बोर्ड करते हैं जो कि हमारा पहले उसके प्री रिक्विजिट्स, उसके पहले बुनियादी तमाम शराइत वो पूरी कर रहा हो, ठीक है। तो वही प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं और वही प्रोजेक्ट हम सेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब ये दूसरी बात ये कि अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि उनके कुछ ब्लॉक्स प्रूव होते हैं एलडीए से या जो भी वहाँ अथॉरिटी होती है, बाकी नहीं होते। लेकिन वो सब कुछ बेच यही कह के रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी पूरी एलडीए प्रूव है। वो तो जब कस्टमर वहाँ लेके एंटर हो जाता है फिर उसे पता लगता है कि यार ये तो एलडीए प्रूव नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो देखें, अगेन वही कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज। हाँ। डीलर्स तो ये कह रहे होते हैं, मगर ये पता करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप पता कर सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को ये इस हवाले से कायल करना चाहिए कि क्या आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि किसी अप्रूव्ड या नॉन अप्रूव्ड सोसाइटी में देने के लिए। कई बार क्लाइंट के पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, उसके पास पैसे ही थोड़े होते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर वो नॉन अप्रूव्ड भी है, कम से कम आपको अगला जो भी आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो आपको हकीकत हाल से आगाह पूरी तरह करे। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है अभी नॉन अप्रूव्ड है, आई गेट इट कि आप उसमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है, अप्रूवल्स आने में मतलब टाइम लगता है। तो आप क्या ये पॉसिबल है कि उसकी अप्रूवल आ जाएगी क्योंकि उसने सारे बाईलॉज मुकम्मल तौर पे फॉलो किए गए। अगर बाईलॉज भी फॉलो नहीं किए गए फिर तो इदारा आपको अप्रूवल नहीं देगा। वो क्या चीज़ है, वो प्रोसेस क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एलडीए प्रूव में आती है? सोसाइटी में हो तो मैं आपको गवर्नमेंट एलडीए प्रूव कर देती है। ऑब्वियसली आपका एक स्पेसिफिक साइज़ होना चाहिए, जी। उसमें कब्रिस्तान होना चाहिए, उसमें पार्क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो सारे प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें। सिवरेज सिस्टम, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। तो अगर आपने पार्क्स उतने ज़्यादा नहीं दिए हुए जितना एलडीए रिक्वायर करता है, आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सारी की सारी आपने उसकी जो लोड है वो कैलकुलेट करने के बाद उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन उस तरह से नहीं कराई हुई, ठीक है, तो आपको वापडा उस तरह से वो फैसिलिटेट नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं आपको बारी बारी जिसकी डिटेल बताने लगूँ तो वो शायद बहुत बड़ी बात हो जाए, लंबी हम। मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ने एक फॉर्म भी निकाला था जिससे पता लग जाता था, सोसाइटी का नाम लिखो और वहाँ पता लग जाता था कि अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड। सोसाइटी एंड की एक वेबसाइट है, वहाँ पे डिटेल्स आ रही होती हैं, मतलब वहाँ पे डिटेल्स आ रही होती हैं, मगर उसको भी फिर वो देखें ना, हमारे यार दोस्त लोग जो हैं वो ये कह देते हैं जी ये पुराना आ रहा है वेबसाइट पर, उन्होंने अपडेट। हाँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब देखें उसकी बात भी ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है।
इसका मतलब है यू ऑलवेज नीड टू गो टू द सोर्स। जी आपको वहाँ पे जाकर नॉक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी बात कोई सुनने वाला हो, वहाँ पे आप बेसिकली वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट से चेक कर सकें कि यार अभी ये कहाँ पे स्टैंड करता है, इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक तो है। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है अवामुन्नास को। मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ कुछ काम ऐसे कर लें ना, एक अगर आप जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है, पहली बात यह है कि वो काबिल एतमाद होना चाहिए, कैपेबल भी होना चाहिए, काबिल भी होना चाहिए, उसको काम भी आता हो, नीयत का भी साफ हो और ईमानदार भी हो। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। वो आप ढूंढें, सर्च करें, किसी से पूछें, आप उसी से काम करवाएं। दूसरी बात, कस्टमर जो हमारा ख़रीदार है, उसको अगर वो चंद बुनियादी बातों का ख्याल रख ले तो फिर ये कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह चांसेस हैं कि वो किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो वो ट्रस्ट वर्ती, जिसके रिव्यूज़ रेफरल्स उसको बेहतर मिल रहे हैं, किसी दोस्त ने उससे काम किया है और उसको पता है कि इसके वैल्यूज़ अच्छे हैं, जी ये मार्जिन्स पे काम नहीं करते और साफ़ सुथरा काम करते हैं, तो आप सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि ऐसा ट्रस्ट वर्दी रियल एस्टेट एजेंट को आप ढूंढें। अगर आपका उस पर ट्रस्ट डेवलप हो गया है और आप उससे मुतमईन हैं, फिर उस पर ट्रस्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उस पर ट्रस्ट करें। दूसरी बात यह है कि आप जब उसके साथ डील कर रहे हैं तो उसको पहले बता दें कि जी आपके इतने पैसे अगर डील हो जाती है, जितने आपके बनते हैं वो आपको ज़रूर भेजें, हम आपके पैसे नहीं रखेंगे। बिल्कुल तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप उसके बाद जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं और आपने एक बयाना डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो बयाना डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप कुछ बातों की वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। एक तो आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखें कि क्या जो आप बयाना साइन कर रहे हैं वो बयाना उसी बंदे के साथ बैठ के साइन कर रहे हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जो इस वक्त मालिक है, क्योंकि आप उसी के साथ बयाना साइन कर सकते हैं। फिर अगली बात यह है कि आपने उससे मुतलका जो भी आपके महकमे है या मुतलका जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं जिसमें, अथॉरिटीज हैं जो, हाँ जी, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें TMA है, LDA है, कोई हाउसिंग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, आपने वहाँ से उसके सोर्स से चेक करना है। अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं या करवा देते हैं तो इसका मतलब है यूर गुड टू गो। अब आपको इंशाल्लाह कोई मेजर मसले वाली बात नहीं है। ये तो हो गया कि अब LDA वाला या TMA से अप्रूव जो भी सोसाइटी हैं, जो ओवरसीज़ हैं वो ये बड़े बड़े जो नाम है सोसाइटीज़ के, इसमें लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्री इंतकाल वाला ना उन्हें प्रोसीजर पता है, ना वो इस चक्कर में आते हैं। वो ये सुन के ही भाग जाते हैं कि यार ये तो जगह रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, हमें तो इसका पता ही नहीं है। वो रजिस्ट्री इंतकाल वाले के बारे से कुछ बता दें कि वो अगर आपने ख़रीदनी हो तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है आपने। देखिए वो प्रोसीजर उसके अंदर भी सेम इसी तरह ही है, बस उसके अंदर आप ये समझ लें कि जिस तरीके से हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में देखते हैं कि कोई हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है या कोई उसका डॉक्यूमेंट होता है, उसके डॉक्यूमेंट ज़रा डिफरेंट नेचर के हैं। तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो जब भी कोई बाइंग सेलिंग करेगा तो उसके लिए वो खुद आएगा ऑब्वियसली। जब वो खुद आएगा तो फिर उसको भी वही है कि मैं अगेन वही बात करूँगा कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो सारा कुछ उसने सीखना या समझना है, उससे बेहतर ये है कि वो कोई ट्रस्ट वर्दी किसी रियल एस्टेट एजेंट को हायर करे, ठीक है, और उसके साथ डील करे। पर कुछ बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। रजिस्ट्री और इंतकाल जब आपने, जो कि LDA के अंडर आता है, उसमें आपने ये देखना है कि क्या एक ही प्लॉट बहुत सारे लोगों के नाम पे तो नहीं, ठीक है, क्या उसकी जो फाइल बन रही है रजिस्ट्री की उसके अंदर कोई जोड़ तो नहीं है, ठीक है। अगर आप इन बुनियादी बातों को देखेंगे, अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग, जो कि मेरा ख्याल है कि आप किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे के ऊपर ही आप उसको छोड़ें, जिनका अपना लीगल डिपार्टमेंट है, जो चीज़ों को पीछे सोर्स तक वेरीफाई करवाते हैं, आप उन्हीं से रजू करें तो बेहतर है।
और सेकंड थिंग कि ये जो मार्जिन्स रखे जाते हैं बाइंग और सेलिंग के दरमियान, ये कैसे रखे जाते हैं या वो ये क्यों रखते हैं डीलर्स, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं। पहली रीज़न तो यही है, पहली रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जिसने मेरा ख्याल है कि ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खोला है, क्योंकि अगर क्लाइंट को एजेंट से बहुत सारे शिकायत हैं तो एजेंट को भी क्लाइंट से बहुत सारी शिकायत हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है, वो कहते हैं कि हमें हमारा जो हमारा ड्यू बनता है वो हमें नहीं मिलता। दूसरी उसकी वजह ये है कि बदनीयती। तीसरी वजह ये है कि वो इसको शायद अपना राइट समझते हैं कि जी हमने एक प्राइस बताई, उस पर कोई लेने के लिए तैयार है तो ठीक है, वो तो इस पे ले रहा है। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम सिस्टम अपना वैल्यू सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो ये जायज़ है कि अगर एक प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए है सपोज, तो वो आपको जो डीलर है उसे बैक एंड से वो मिल रही है 55 लाख की, ऑलरेडी सस्ती मिल रही है, तो वो जो लेने आया उसे 60 लाख रुपए की दे सकता है? अच्छा, इसमें ऑन फेस ऑफ इट तो कोई मतलब मिसाल के तौर पे इसमें इसमें अगर आपने शरण मेरे से हाँ। पूछना है तो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जी। बता देता हूँ। अगर आपको सेलर खुद ये कह रहा है, हाँ, कि इससे ऊपर। हाँ, सेलर आपको खुद ये कह रहा है कि जी मेरी प्रॉपर्टी है और मैं आपको राइट दे रहा हूँ, आप इसको ऊपर रख के लाख रुपया 2 लाख 3 लाख आप इसको ऊपर रख के सेल कर सकते वो एक अमाउंट लॉक कर रहा है कि मुझे 55 आपने देना है, ऊपर आप जितना मर्जी हो। अगर आपको सेलर इजाज़त दे रहा है दे रहा है। इसकी, और दूसरी साइड पे आपको आप बायर से कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक वक्त में एक की वकालत कर सकते हैं ना। कमीशन एक पार्टी से ले सकते हैं। हाँ जी, कमीशन आप एक ही पार्टी से ले सकते शरण बता रहे हैं आप, हाँ। लेकिन मार्केट में तो प्रैक्टिस ये है हैं। मार्केट में ये प्रैक्टिस नहीं है। उन दोनों साइड से लेना हाँ, जायज़ मगर- समझते हैं। मगर बात यह है कि आप जिसको सर्विस दे रहे हैं, जिसको फेवर दे रहे हैं, जिसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जी। ठीक है, जिसकी वकालत कर रहे हैं आप, जिसके एज ए वकील जिसका काम कर रहे हैं, तो आप उसी को चार्ज करो। दोनों साइड की तो नहीं वकालत कर सकते दोनों ना। साइड की आप वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि निगोशिएशन में आपकी कोशिश होगी कि बेस्ट प्राइस पे आप अपने बायर को चीज़ लेके दो, या फिर आपकी पार्टी सेलर की है तो आपकी कोशिश होगी कि आप बेस्ट प्राइस पे उसकी चीज़ सेल करवाओ। तो आप दोनों की वकालत नहीं कर सकते ना एट द सेम टाइम। जी। तो ये इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको हमारा काम करने का, ग्लोबल हाउस ऑफ मार्केटिंग के काम करने का तरीका बता रहा हूँ, जी। और इसी को हम ठीक समझते हैं और इसी के ऊपर हम कारबंद हैं। तो ये बात है। तो जैन भी थैंक यू सो मच, आपने आज दोबारा टाइम दिया। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है कस्टमर इससे फ़ायदा उठाएगा और उसके साथ होने वाले फ्रॉड से वो किसी हद तक बच सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।